Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. My dear students, welcome to Wikipedia. My name is Ankur Sharma. Previous year questions हम कर रहे थे CUET के की प्रिपरेशन के लिए, और आज भी हम इसी पे फोकस रखेंगे हमारा। मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज यही हमारा प्रिपरेशन का बेस बनाते हैं। इफ यू गेट एन आइडिया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं, और हम सेम ही उस पे फिर अपनी जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, वो इसी पे फोकस रख सकते हैं। अब आइडेंटिफाई द की दैट अलाउज एक्सेस टू सिस्टम। अब ये जो है कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, कुछ आए हुए हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन है सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, पासवर्ड। ये आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा जर्नल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे आइडेंटिफाई द की दैट अलाउज एक्सेस टू द सिस्टम, फटाफट से मुझे बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पासवर्ड होता है इसका आंसर ये है, ना तो सॉफ्टवेयर, ना सिक्योरिटी, ये तीनों नहीं है। जो की सिस्टम को एक्सेस आपको अलाउ करती है दैट इज पासवर्ड। इसको हम ऑथेंटिकेशन की भी बोलते हैं, पासवर्ड को ऑथेंटिकेशन की भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के बेस पे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, हर बार आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन जो है सीधा नहीं रीड करने लग जाना है, पहले उसके आगे जो फर्दर पूछा हुआ है उसको पढ़ना है। कई बार आपको उसका आंसर सीधा ही पता होगा, तो आपको क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स विच, अब बोला ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड, तो आपसे रजिस्टर्ड नंबर ऑफ शेयर्स पूछे हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वही ऑथराइज्ड होते हैं। तो यहीं से आपको पता लग गया कि रुपीज में जो है वो कितनी है, 10 लाख है, और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो इसको डिवाइड कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख शेयर्स। तो इसके लिए पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपने कर लिया। ठीक है, नॉमिनल बोल दें, रजिस्टर्ड बोल दें, ऑथराइज्ड बोल दें, तो ये एक ही बात होती है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब नेक्स्ट फिर देखो वही क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बेस पे आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे पूछा सिलेक्ट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो है कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ये आपने देखना है। तो शेयर अलॉटमेंट अमाउंट में अब आप देखेंगे अलॉटमेंट है कितनी, सीधा देख सकते हैं 5 पर शेयर है। कितने शेयर्स हैं? 50,000 के शेयर्स हैं जो इशू किए थे। प्रीमियम है 2 रुपीज। Applications were received for 60,000 shares and the directors allowed shares to all on proportionate basis. All money received except final call who applied for 1200 shares. तो ये तो फाइनल कॉल जो है उसने नहीं दी थी, तो अलॉटमेंट तो मिल गई थी, यानी कि इन 1200 शेयर्स का तो हमने कुछ नहीं करना। लेकिन हमें ये जरूर देखना है, देखो एप्लीकेशन हमारी 60,000 शेयर्स की आई थी जो प्रोपोर्शनेट हुई थी, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अलॉटमेंट हमें मिलनी कितनी चाहिए थी, 50,000 इंटू 5, 2,50,000 जो है इतनी अलॉटमेंट की मनी हमें मिलनी चाहिए थी। अब मिली कितनी है वो हम देखेंगे। देखो अब ये 60,000 शेयर्स जो थे इसके लिए एप्लीकेशंस आई थी, तो हमने क्या किया, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एलोकेट कर दिया। तो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, तो इन 10,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आई होगी हमारी, वो कहां होगी, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। हम पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दी हमने शेयर्स, तो जो हमारे पास पैसा आया था वो हम अलॉटमेंट कॉल में जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, एप्लीकेशन इन शेयर्स पे कितनी आई थी, 10,000 इंटू 3, 30,000, तो वो पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो जो अलॉटमेंट में हमारे पास मनी रिसीव होगी वो 250 में से ये 30,000 हम लेस कर देंगे, उतनी मनी हमारे पास रिसीव होगी। तो इसके हिसाब से हमारा 220 बनना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन है ये थर्ड, 220 शेयर्स।
ठीक है, ध्यान से करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, इजी है। ऐसे दिखने में बड़ा क्वेश्चन है बट कोई जो आपसे फर्दर क्वेश्चन किया हुआ है, इट इज नॉट वेरी टफ, इट इज वेरी इजी। तो डोंट मेक अ मिस्टेक, है ना। और बड़ा क्वेश्चन देख के यू डोंट गेट पैनिक्ड, आराम से करना है, टेंशन कोई नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं आपको, ठीक है। जितने भी अभी हमने देखे हैं, मेरे साथ आपने किया है प्रैक्टिस सेशंस की, तो इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बट ये है कि ध्यान से करने हैं। फिर वही क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के बेस पे अब देखते हैं आगे क्या पूछा हुआ है। आगे पूछा आपके सिलेक्ट द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरीज री इशूड शेयर्स। अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमें, यहां नीचे था देखो, हरी ने अप्लाई किया था कितने, 1200 शेयर्स के लिए, वो फोरफिट कर दिए, एंड लेटर हाफ ऑफ हिज फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। इस पे बाद में आते हैं, पहले हमें कितना पैसा बोला, उसने क्या बोला है कि कितना पैसा री इशू में मिला, ये देखना है। तो री इशूड शेयर्स हुए कितने, ये देखना पड़ेगा, उसके लिए शेयर्स निकालने पड़ेंगे। 1200 के लिए उसने अप्लाई किया था, है ना, तो यानी कि उसको इस हिसाब से मिले होंगे इंटू 50,000। पहले आपको उसके अलॉटेड शेयर्स तो निकालने पड़ेंगे ना, इसको शेयर्स मिले कितने हैं, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो अलॉटेड शेयर्स उसके आ जाएंगे कितने आ गए, 1000 आ गए, ठीक है। अलॉटेड शेयर्स इसके 1000 आ गए। अब 1000 शेयर्स में से 500 ही री इशू हुए हैं, कैसे पता लग रहा है, यहां से लेटर हाफ ऑफ हिज फोरफिटेड शेयर्स, यहां से पता लग रहा है ना कि लेटर हाफ जो है उसका फोरफिट शेयर्स का हमने री इशू कर दिया। तो री इशू कितने पे किया, री इशू किया है 8 पर, तो कितना हो गया 4000। इतना पैसा हमें मिला होगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। 4000 रुपीज हमें मिले होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहां पे ये लेटर हाफ लिखा, अगर इसको मिस कर दिया तो फिर आप अमाउंट गलत निकाल दोगे, क्योंकि आप फिर 1000 को ही आगे दे दोगे, 1000 को ही री इशू कर दोगे तो 8000 बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो और दूसरी बात 1200 अप्लाइड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहां पे आपका आंसर जो है 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख, ये वही क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने बोला जब भी ऐसे करना है तो आगे पहले क्वेश्चन जरूर देखना है, फिर हमने वही पोर्शन को रीड करना। जैसे अब यहां पे देखो, आइडेंटिफाई द अकाउंट विच द डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर शुड बी डेबिटेड। अब इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारे पास, मैंने कहा था ना पहले आगे क्वेश्चन पूछ लेना, वो इसलिए बोला था। अब इस क्वेश्चन का जो है, जो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बिना पढ़े भी आप इसका आंसर कर सकते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। शेयर फॉरफीचर की एंट्री तो हमें मालूम ही है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्या डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड। री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट देते हैं हम फोरफिटेड शेयर पे, तो हमारा डेबिट में क्या जाता है, बैंक अकाउंट जाता है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट जाता है, कैपिटल रिजर्व जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है। इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फटाफट से आप बता दो मुझे, कौन सा होता है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, इसको डेबिट किया जाता है। करते हैं ना, बैंक अकाउंट, फोरफिटेड और एंट्री करते हैं, तो उसमें फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट और आपका जो है बैंक डेबिट होता है ना, जब हम री इशू करते हैं उसकी एंट्री में। फिर वही बड़ा क्वेश्चन, तो बड़ा क्वेश्चन देख के मैंने आपको बोला कि हमेशा अगला क्वेश्चन देखना है। देखो अब ये क्वेश्चन करो, इफ द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट रिलेटेड टू री इशू ऑफ शेयर्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू। अब कहता है जो फोरफिचर अकाउंट है, जो आपका फोरफिचर अकाउंट है, उसका अगर कोई बैलेंस बच जाए तो उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब ये भी, इसको करने के लिए भी आपको इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन की। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसका आंसर सीधा दे सकते हैं। बट फटाफट से बता दो इनमें से कौन सी ऑप्शन है, शेयर फोरफिचर में डालेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे। बहुत इजी, सिंपल, एकदम सिंपल, फोर्थ, है ना। ये तो सभी ने ठीक कर भी दिया होगा, ये तो आता ही होगा आपको। आई डोंट थिंक इसमें कोई हमारी गलती हुई होगी। अब देखो, आइडेंटिफाई दोज डिवेंचर्स ऑन विच नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड और प्रोवाइडेड। कहता है ऐसे डिवेंचर्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें कोई भी इंटरेस्ट जो है
पे नहीं करते हैं, ये बताना है। कौन से डिबेंचर होंगे वो? डिबेंचर इशूड टू अंडरराइटर्स, डिबेंचर इशूड फॉर कैश, डिबेंचर इशूड टू वेंडर, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इनमें से कौन से ऐसे डिबेंचर्स हैं जिनमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? देखो, अंडरराइटर को दो या डायरेक्ट पब्लिक को दो, इंटरेस्ट तो आपको डिबेंचर पे पे करना ही पड़ेगा। कैश में इशू कर दो, वेंडर को दे दो, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो कहां? कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर आपने डिबेंचर्स दिए हैं, बैंक को डिबेंचर्स दिए, बदले में लोन ले लिया, एक सिक्योरिटी की तरह डिबेंचर्स रखे हैं, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि हमने लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट हम अलग से देंगे, इस कोलेटरल का नहीं देंगे, ठीक है जी? तो ये आपने ध्यान रखना है कि डिबेंचर इशूड ऑन कोलेटरल बिकॉज द डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एज सिक्योरिटी फॉर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन इज टिपिकली पेड बाय द बोरोवर नॉट बाय लेंडर। इजी है, हमने सिक्योरिटी की तरह दिए हैं, जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो दो इंटरेस्ट नहीं देंगे उनको। वो तो सिक्योरिटी है कि इन केस हम जो है लोन की रीपेमेंट ना कर पाए तो बैंक वहां से अपनी भरपाई कर सकता है, ठीक है? आप देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग से है, बट बहुत इजी। अब आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आप नॉर्मली सभी यूज करते हैं, सभी यूज टू हैं, तो ये आपको मालूम भी होना चाहिए। विच कमांड रिवर्सेस द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन द वर्कशीट? कंट्रोल Z, कंट्रोल P, कंट्रोल Y, कंट्रोल C। इनमें से कौन सी है? बताओ जी, कौन सी है? बहुत इजी, कंट्रोल C, कंट्रोल P है, कंट्रोल ये है, या कंट्रोल Z है? तो आपको याद रखना है। अगर तो पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जो कंट्रोल Z होता है ये आप करो तो आपका वर्क अनडू हो जाता है ना? जो भी आपने किया वो अनडू हो जाता है। तो कंट्रोल Z इज द की जो रिवर्स कर देती है इस सारे प्रोसेस को, जो प्रोसेस को नहीं, जो भी आपने वर्कशीट में काम किया है। तो कंट्रोल Z अगर आप करोगे तो आपका जो शीट है वो रिवर्स, जो भी आपने काम किया है वो अनडू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? अब in a partnership firm, partners share profit and loss in the ratio of 3:2. If the firm incurred a loss of 10,000 during the year, then calculate the amount of loss to be shared by partners. ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देखोगे जब तक मैं पढ़ रहा हूं, आई थिंक आप आधे से ज्यादा तो आप वैसे ही आंसर कर दोगे इसको, बहुत इजी है। 3:2 में शेयर कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। फर्म को कहता है 10,000 का लॉस हो गया, तो किस में शेयर करोगे? इक्वली करोगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे, अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो करोगे, अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो करोगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई कुछ है ही नहीं, ना कोई एडमिशन हो रही है, ना कोई चेंज हो रहा है, तो काहे का गेनिंग, काहे का, है ना, काहे का सैक्रिफाइसिंग? इक्वली जब यहां पे कर ही रहे हैं शेयर, पार्टनरशिप फर्म पहले से ही करते आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैपिटल गेन से रिलेटेड है। तो कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज कैश इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपको इनफ्लो आउटफ्लो दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल लिया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए। आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही है, बताओ जरा फटाफट से, देखते हैं किस किस को मालूम है। अब कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं है। फिर उस पर चाहे कैपिटल गेन दे रखा हो, चाहे कुछ और दे रखा हो, कई और कमीशन हो, है ना, कुछ भी हो, तो अगर फिक्स्ड एसेट हम सेल करते हैं तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, तो ना तो आप इनफ्लो हो सकता है ये, ना तो ये आउटफ्लो हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब बची ये दो ऑप्शंस, इन दो ऑप्शंस के हिसाब से आपने देखना है कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स किसका है? टैक्स हमारी ऑब्वियसली लिखा हुआ है पेड, अगर ना भी लिखा हो कैपिटल गेन टैक्स दिया हो तो टैक्स होता है किसका? गवर्नमेंट का। तो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है, हमने जो ये सेल की है उसमें जो प्रॉफिट हुए उसके ऊपर जो टैक्स, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स।
तो ये कैपिटल गेन टैक्स जो है ये गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो ऑब्वियसली इनफ्लो तो हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत इजी है। अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया है, लेकिन क्योंकि +2 में आपके सिलेबस में अब ये है नहीं, तो नॉर्मली आप लोगों ने किया नहीं होता है, तो ये एक टॉपिक है जो आपको अच्छे से, और एक कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े से अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज यूज्ड टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। स्पेसिफिक डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, लेगेसीज। अब ये क्या है, देखो हमें समझना है स्पेसिफिकली कौन सा अमाउंट की बात की है। कहता है अमाउंट मिला है हमें, क्यों मिला है, अकॉर्डिंग टू विल, वसीयत है ना, विल ऑफ अ डिजीज। कोई जो है किसी की डेथ हो गई और उसने विल बनाई हुई थी, और उस विल की वजह से आपको अमाउंट मिल गया, कोई पैसा मिल गया, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, अमाउंट मिल गया, कुछ भी, इन एनी केस, है ना। तो अगर ऐसा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डोनेशन बोलेंगे स्पेसिफिक पर्पस, लाइफ मेंबरशिप फी बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, या लेगेसीज बोलेंगे, इनमें से क्या बोलेंगे। तो क्योंकि ये एनपीओ का क्वेश्चन है और आपने नहीं किया, मैं इसकी टर्म्स बता दूं। स्पेसिफिक डोनेशन होती है, कभी किसी एक स्पेसिफिक मैंने बोला कि जी आपने टूर्नामेंट कराना है, ये लो मेरे से डोनेशन ले लो, आपने जगराता कराना है, मेरे से डोनेशन ले लो, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस। स्टेडियम बनाना है, उसके लिए ले लो, ओल्ड वृद्धाश्रम बनाना है, उसके लिए लो, एनी स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, ये होती है। तो ये तो इससे मैच नहीं करती। लाइफ मेंबरशिप फीस हुई, क्लब जो हमारा है, चाहे वो एक एनजीओ है, चाहे वो जो भी किसी भी तरह का क्लब है, तो उसकी पूरी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दे दी आपने एक ही बार, लाइफ टाइम मेंबर बन गए, तो उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्रिप्शन होती है जो आप एनुअल मेंबरशिप फीस पे करते हो, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं क्लब के लिए, है ना, किसी एनजीओ के लिए, वट एवर इज द फीस, तो वो भी इससे मैच नहीं करेगी। लेगेसीज बचा, आपको ध्यान रखना है, लेगेसीज इज द टर्म अगर किसी की डेथ हो गई और उसकी विल की वजह से, उसकी वसीयत की वजह से आपको अगर इनकम होती है, कोई अमाउंट मिलता है, तो उसको हम लेगेसीज में टर्म करते हैं। अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फिर मैचिंग वाला आ गया। ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं आपको, मैंने आपको बोला, और हमने प्रैक्टिस भी किया इनकी, तो आज भी ये करते हैं। एक आपका लेगेसीज, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। पहले तो ABCD अच्छे से पढ़ना है, क्या है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रीमियम बॉट बाय न्यू पार्टनर्स ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। ये तो इधर से ऑप्शन पढ़ते हैं हम। क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, देखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन देख लेते हैं हम, फिर डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो इसका ऑप्शन पहले ढूंढो जरा, क्या हो सकता है बताओ। अगर आपको आता है तो फटाफट से आंसर बना दो, ठीक है। अब मैंने बोला कि कैसे करना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा डेबिट ओल्ड पार्टनर्स में, है ना, तो इसका डाल दो यहां पे 4। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर ये डेबिट हो रहा है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, कहां होगा, कहां पे डालेंगे, तो बी का हो गया आपका 1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाएं, प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जो भी प्रीमियम लेके आता है न्यू पार्टनर, वो ऑब्वियसली किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाता है, तो सी का हो गया 3rd। और डेथ हो गई, प्रॉफिट जो डेथ डेट तक का, जो डेट ऑफ डेथ से लेकर आपका जो प्रॉफिट है, जितना भी टिल डेट ऑफ डेथ बनता है, वो कहां जाता है, उसको हम इनिशियली यहां डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो आपका ये बन गया A4 B1 C3 D सेकंड। अब आपने अपना ऑप्शन बना लिया, अब आप इससे मैच कर लो, तो इससे मैच करेंगे हम, क्या बनेगा आपका, A4 कहां है, A4 ये है, एक ही ऑप्शन है A4, ठीक है, A4 B1 C3 D2। तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है ना, A4 B1 C3 और D2, हाँ जी, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो क्या है, देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आज, ठीक है,
तो आपने क्या समझना है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस ऐसे ही रखनी है। पैटर्न भी यही है, ठीक है। हर टॉपिक को टच किया हो, ऐसा कोई नहीं है कि कभी ऐसा किया कि किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा डाल दिए। ऑन एवरेज यस, कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और लेक्चर्स में, कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है किसी भी टॉपिक को छोड़ दिया। तो यू कांट लीव एनी टॉपिक। और क्वेश्चन की टाइप जो आई है, ये वाली टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। मैच द फॉलोइंग वाले मैंने आपको बताया, ये काफी आए हुए हैं। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी मत छोड़ना, एनसीईआरटी से कई क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.